गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारे चैप्टर का नाम है और अभी तक हम लोग इसके काफ़ी इंसिडेंट्स को, टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, है ना। फ्रांस की जो महिलाएं हैं, उन लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा था कि उन लोगों ने भी क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन क्या ये क्रांति महिलाओं को कुछ लाभ पहुंचा सकी? क्या हुआ? महिलाओं का जो स्टेटस था, जो उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी, उसमें कुछ अच्छा परिवर्तन हुआ? इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने जो देखा कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये था कि सिर्फ पुरुषों को अधिकार था वोट डालने का फ्रांस में। ठीक है, आगे क्या है, महिलाओं की स्थिति में किस तरह का क्या परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, या महिलाओं ने उसके लिए क्या किया, इसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे बच्चों। चलो आओ लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. शुरुआत से ही, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत से ही महिलाएं एक सक्रिय भागीदार थीं, है ना, उन सभी घटनाओं में जो कि फ्रांस के समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले थे। ठीक है, दे होप्ड that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. और महिलाओं को इस बात की आशा थी कि जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, जो उनका जुड़ाव है इस क्रांति से, वो इस क्रांतिकारी सरकार पर एक दबाव बनाएगी, दबाव डालेगी कि वो कुछ ऐसे उपाय करें जिससे उनका जीवन भी सुधरे। मतलब महिलाएं लगी हुई थी कि भाई चलो हमारा भी कुछ मतलब अच्छा होगा। अगर भाई हम सक्रिय, अगर हम मूक दर्शक बने हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम तो सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, हम भी कंधे से कंधा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम भी क्रांति कर रहे हैं, हम भी नारे लगा रहे हैं, हम भी वो सब कुछ कर रहे हैं जो पुरुष कर रहे हैं, तो शायद इसका कुछ लाभ हमें मिले। मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits, and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. अधिकतर जो थर्ड एस्टेट में आने वाली जितनी भी महिलाएं हैं थीं, उन सबको अपना जीवन बिताने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता था। वो कपड़े धोना, ठीक है, कपड़े धोने का काम करना, फूल बेचना, फल सब्जी बेचना मार्केट में, ठीक है, और बड़े अमीर लोगों के यहाँ घरेलू नौकरानी के तौर पे काम करना, इस तरह के बहुत सारे काम वो लोग करती थी। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। और अधिकतर जो महिलाएं थीं वो शिक्षा से और अपने कार्य के प्रशिक्षण से बहुत दूर थीं। कहने का मतलब शिक्षा उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाती थी, किसी तरह की ट्रेनिंग जो होती है, प्रशिक्षण होता है, मतलब किसी भी काम करने के लिए, वो भी उनको नहीं मिलता था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम। सिर्फ अमीर जो नोबल्स थे, उनकी बेटियां, नोबल्स यानी जो अमीर लोग, अधिकारी लोग,
राजा के जमींदार, सामंत, मंत्री, इनकी ये घर की जो बेटियां होती थी, या फिर थर्ड एस्टेट में भी जो पैसे वाले लोग थे उनके घर की जो बेटियां होती थी, उन्हीं को कॉन्वेंट एजुकेशन मिलती थी। कॉन्वेंट एजुकेशन मतलब जो चर्च के द्वारा विद्यालय, स्कूल चलवाए जाते थे, उसको कॉन्वेंट कहा जाता था। वहाँ से उनको शिक्षा मिलती थी, और उसके बाद भी जो थोड़ी बहुत शिक्षा उनको मिलती थी, उनका परिवार जो है, जब वो लड़कियां शादी ब्याह करने लायक होती थी तो अच्छा सा घर देख करके शादी कर दी जाती थी। वर्किंग विमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फैच वाटर, क्वीप अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। और जो कामकाजी महिलाएं थीं, उनको अपने परिवार की भी देखभाल करनी होती थी। जैसे उनको खाना बनाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था, ब्रेड लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता था वो उस बेकरी की दुकान में, बच्चों की देखभाल करना, और जो मजदूरी वगैरह जो काम भी करने जाती थी, वो तो पुरुषों की तुलना में उनको मजदूरी भी कम मिलती थी, है ना। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. अपने हितों पर चर्चा करने के लिए और अपने हितों को आवाज़ देने के लिए महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन बनाए और अपने न्यूज़पेपर तक निकाले, अखबार तक निकाले। About 60 women's clubs came up in different French cities. विभिन्न फ्रांस के शहरों में लगभग 60 के लगभग महिलाओं के राजनीतिक क्लब बने। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकल विमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। और इन राजनीतिक संगठनों में जो सबसे प्रसिद्ध था संगठन, उसका नाम था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकल विमेन। ठीक है, याद रखना बच्चों, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है मल्टीपल चॉइस में। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स was that women enjoy the same political rights as men। और इस संगठन का एक मुख्य उस संगठन की मांग थी, वो ये थी कि पुरुषों के बराबर उन्हें भी वही राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। और जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का, तो महिलाओं को पैसिव सिटीजन की कैटेगरी दे दी गई, यानी उनको वोट डालने का, सक्रिय राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं मिला। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। और उन्होंने अपनी डिमांड रखी, महिलाओं ने मांग की कि हमें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए, असेंबली का चुनाव हम भी लड़ें, हम भी जीतें, और हमें भी कोई राजनीतिक पद मिलना चाहिए, पॉलिटिकल ऑफिस में हम भी किसी पोस्ट पे रहें। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और सिर्फ यही ऐसा तरीका था, जैसा कि वो लोग महसूस करती थी कि इसी तरीके से हम अपने हितों को नई सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। भाई, हमको आप आने दोगे, असेंबली में आने दोगे, कोई राजनीतिक पद दोगे, हम बात करेंगे, ठीक है। इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वीमेन। शुरुआती वर्षों में जो क्रांतिकारी सरकार थी, उसने कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे कि महिलाओं के जीवन में कुछ सुधार हो। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। इसमें सरकार ने वहाँ स्कूल खोले और लड़कियों की शिक्षा को कंपलसरी कर दिया कि भाई अनिवार्य रूप से लड़कियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। ऐसा भी कानून बनाया गया कि लड़कियों के पिता जो हैं ज़बरदस्ती लड़की की इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ।
और विवाह से संबंधी जो कानून है उनमें भी कुछ सुधार किया गया। ये सुधार किया गया कि भाई मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे माना जाएगा और एंटर्ड इनटू फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब जो पति पत्नी है वो अपने फैसले ले सकते हैं। और मैरिज को है जो है सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर्ड कर दिया गया। ठीक है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवाइए एक कानून के तहत। डिवोर्स वाज मेड लीगल, तलाक को वैधता, कानूनी रूप से वैध या और सही करार दिया गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ विमेन एंड मैन, और इसके लिए पुरुष और महिला दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर पहले क्या था कि महिलाओं को तलाक लेने का भी अधिकार नहीं था, ठीक है, लेकिन अब महिला कानूनी रूप से ले सकती है थी। विमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, महिलाओं को नौकरी जॉब्स के लिए ट्रेनिंग मिलने लगी, प्रशिक्षण मिलने लगा। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, महिलाएं वो आर्टिस्ट यानी कलाकार भी बन सकती थीं और वो अपने छोटे मोटे बिजनेस भी चला सकती थीं। विमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, लेकिन महिलाओं का जो संघर्ष था, मुख्य रूप से संघर्ष क्या था कि उनको बराबर का राजनैतिक अधिकार मिले। ठीक है, तो चूंकि वो अभी तक नहीं मिला था इसलिए उनका संघर्ष भी चलता रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ विमेंस क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और जब ये मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियरे की सरकार बनी, जैकोबिन पार्टी की, ठीक है, नई सरकार, तो इसने ऐसे कानून बना दिए, इसने क्या किया, महिलाओं के राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया, उनकी हर तरह की राजनीतिक गतिविधियों को भी रोक दिया। ठीक है, मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी जो महिलाएं थीं, है ना, मुख्य जो प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध महिलाएं थीं उस समय की, जो नेतृत्व कर रही थी महिलाओं के अधिकारों का, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कईयों को मौत की सजा भी दे दी गई। Women's movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world। और महिलाओं का जो ये आंदोलन है वोट के अधिकार के लिए और बराबर की मजदूरी के लिए, ये अगले 200 वर्षों तक चलता रहा विश्व के अनेक देशों में। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century। और ये वोट डालने के अधिकार के लिए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन चलता रहा बाद की 19वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में और 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में। The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory, है ना। और ये फ्रांस की महिलाओं के द्वारा जो राजनीतिक गतिविधियां की गईं अपने अधिकारों के लिए, ये एक प्रेरणा देने वाली याद थी, एक ऐसी मेमोरी थी जो कि बहुत दिनों तक जिंदा रही, पूरे विश्व को प्रेरणा देती रही, पूरे विश्व की महिलाओं को। और इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। और हम इंडिया वाले 1947 में आज़ाद हुए थे, उससे एक साल पहले 1946 में जाकर फ्रांस की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। और अब खुद सोच लो, हम लोग एक साल बाद 1947 में आज़ाद हुए और हमारे संविधान ने उसी समय सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया, बिना किसी भेदभाव के, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई हो। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एबोलिशन यानी समाप्त करना, हटाना, और स्लेवरी यानी दास प्रथा, जो गुलाम बनाया जाता था मनुष्यों को, उसको किस तरह से हटाया गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज का वीडियो अभी तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।